प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 22 अप्रैल 2026 का यह दिन है। पृथ्वी दिवस के रूप में आज जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और इस पर थोड़ा चिंतन है हमारे पृथ्वी की स्थिति पर। स्कूलों में भी जगह जगह बच्चों ने कहीं रैलियां निकाली हैं, कहीं पोस्टर प्रतियोगिता हुई है, भाषण प्रतियोगिताएं हुई हैं और अपने चित्रों के माध्यम से विद्यालयों में बच्चों ने अपनी अभिव्यक्ति दी है। आज इस पटल पर पृथ्वी दिवस के अवसर पर जुड़े हुए जो 1681वां कार्यक्रम है मोहन कृति पटल का और 5वीं वर्ष की 271वीं शाम है। इसमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं चंपावत से डॉक्टर तिलक राज जोशी जी। चंपा दीदी, बहुत बहुत प्रणाम है, स्वागत। देहरादून से आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, चरण वंदन करता हूँ। चरण वंदन। आदरणीय चंद्रशेखर लोनी जी पूना से जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन। अभिनंदन। डॉक्टर BS कालाकोटी जी का हल्द्वानी से अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं और आदरणीय दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से और अल्मोड़ा से ही डॉक्टर निर्मल पंत जी भी जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन, प्रणाम करता हूँ, स्वागत है सभी का। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर BS कालाकोटी जी को। और BS कालाकोटी जी वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और उनकी पुस्तक भी वनस्पतियों पर है और साहित्य के क्षेत्र में भी आप लगातार लेखन कर रहे हैं। आपके अनुभव जुड़े हुए हैं, विज्ञान के आप अध्येता हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मैं अनुरोध के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर कृतार्थ करेंगे। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और पृथ्वी दिवस पर अपने विचार जरूर रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। धन्यवाद मोहन जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, गोपाल सिंह बिष्ट जी, लोहिमी जी, डॉक्टर निर्मल पंत जी, दिनेश पांडे जी, सबको नमन करते हुए और मोहन कृति पटल पर आज और जो भी उपस्थित बाकी लोग हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ। और आज अर्थ डे, पृथ्वी दिवस है, इसकी सबको बधाई। पहले ये पृथ्वी दिवस मनाया क्यों जाता है और 22 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में बताता हूँ। पृथ्वी दिवस एक ये वार्षिक आयोजन हो गया है आज, और ये सबसे पहले जो है जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में 22 अप्रैल को ही एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी, इसकी फाउंडेशन डाली थी। वो पर्यावरण पर, पृथ्वी पर रिसर्च करते थे, तो एक तालाब के किनारे उन्हें प्लास्टिक से बहुत सारी मच्छियां मर रही हैं, ये सारी चीजें देखी, तो उन्होंने सोचा कि ये जो है धरती पर जो है अन्याय हो रहा है, जल थल नभ के लिए प्रदूषण बढ़ रहा है। तो उन्होंने 22 अप्रैल 1970 को पहला विश्व पृथ्वी दिवस मनाया अमेरिका में, जो उसके बाद हर साल पूरे दुनिया में मनाया जाता है और दुनिया के 192 देश जो हैं इसको आज मनाते हैं। तो ये जो है पर्यावरण संरक्षण, 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्रदूषण कम करने और पृथ्वी के बिगड़ते स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सचेत करना है। जैसे आप जानते हैं, पहले ये विश्व का रूप पहले कैसा था, आज कैसा, और कल को ये फिर ऐसा नहीं रहेगा। पहले आपने सुना डायनासोर हमारी धरती पर होते थे, जो बड़े बड़े जहाजों से, मकानों से बड़े होते थे, लेकिन आज वो विलुप्त हो गए हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी विलुप्त हो रही हैं। तो पृथ्वी का स्वरूप भी जो है उसकी रक्षा न करें। हमारे ऋग्वेद में भी कहा गया है कि धरती मेरी माँ है, मैं उसका पुत्र या पुत्री हूँ। The earth is my mother and I am her son or daughter, ऐसा ऋग्वेद में भी कहा गया है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी मदर अर्थ कहा है, धरती माता, इसीलिए हम लोग धरती माता कहते हैं। तो इससे इसका मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन,
वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान जैसी वैश्विक समस्याओं से के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई करना है। और कार्रवाई न भी कर सके तो कार्रवाई के लिए प्रेरित करना है। इसलिए सारे 192 देश जो है दुनिया के इस पर आज कूद पड़े हैं और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये जागरूकता में लोगों को पर्यावरण सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक करना। इतिहास, इसकी शुरुआत 1970 में अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। और जलवायु परिवर्तन का सामना, ग्लोबल वार्मिंग हम बोल रहे हैं आज, गर्मी और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सचेत करना, प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति सचेत रहना, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रेरित करना। बचा तो नहीं रहे हम लोग, लेकिन कम से कम प्रेरित तो कर सकते हैं। और सतत विकास, जिसको हम बोल रहे हैं आजकल डेवलप नेशन कह रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित और रहने योग्य बनाए रखें। अगर ऐसा आज का जैसा हाल रहेगा तो अगले 50 सालों में अनर्थ भी हो सकता है। तो पृथ्वी में रहने के योग्य बनाए रखना भी एक जो है हमारी जिम्मेदारी है। और हर साल एक विशिष्ट विषय के साथ मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम जो है आवर अर्थ आवर प्लेनेट, आवर पावर आवर प्लेनेट। हमारी पावर क्या है, इसको बचाने, हमको नुकसान तो कर रहे हैं लेकिन बचाने की पावर हम नहीं दिखा रहे हैं। तो इसको बचाने के लिए 2050 तक 33 लाख लोग यानी पृथ्वी की 1/3 आबादी जल संकट का सामना करेगी, ऐसा यूएस के डेटा है। और G7 का कहना है कि दुनिया जलवायु परिवर्तन से संबंधित और कई ऐसे संकटों से करीब पहुंच रही है जिनसे उबरना शायद संभव न हो। 1 मिनट है, घंटी बजी है। हमारे यहाँ ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जिनसे उबरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा G7 का कहना है। तो ये भयंकर हो सकता है। आज आप देखना अपने अगल बगल पर्यावरण को देखना, सेमल के पौधे पेड़ जो है हमारे मार्च अप्रैल में फूल आते थे, इधर जनवरी से ही आने लग गए। 60-62 दिन पहले उनमें फ्लावरिंग होने लगी है। महल तो दिसंबर से ही फूलने लग गया है, जो कि अप्रैल में खिलते थे जिसके फूल। ऐसी पलाश होता है, टेसू के फूल बोलते, ढाक के तीन पात, वो तो खत्म ही हो गए। हल्द्वानी बाजपुर रोड में, हल्द्वानी रुद्रपुर रोड में इक्का दुक्का प्लांट बचे, जबकि सैकड़ों पौधे होते थे। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट उसको कहते हैं। और जब जंगलों में खिलता था तो ऐसा लगता था आग लगी हो, इतना लालिमा देती थी। आज इक्के दुक्के पौधे हैं, वो भी जनवरी में ही खिल जा रहे हैं जो अप्रैल में खिलते थे। हमारे पहाड़ों में ब्रह्म कमल जो भगवान बद्रीनारायण को चढ़ाया जाता है, वो 62 दिन पहले ही फूल जा रहा है। तो ये समझिए कि जलवायु में काफी परिवर्तन आ गया है। तो हमारे आप देखिए, जरूर रोडें अच्छी बनी हैं, लेकिन अभी तक माता बहनों के प्रसव के लिए रोड नहीं है। और उनको गांव से लाना है तो वहाँ आदमी भी नहीं है लाने के लिए, महिलाएं डोली लेके आ रही हैं। ये हमारा पर्यावरण इतना बिगड़ चुका है। और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें ढहने लग गई हैं, जो वहाँ हमेशा 12 मास बर्फ रहती है, जिससे समुद्र का स्तर जो है 10 मीटर तक बढ़ गया है। तो पिघल गई, उतने दूर तक जो है बर्फ पिघल गई है। तो ये बड़े चिंता के विषय हैं। इसको देखते हुए आज हमारे देश में मोदी जी सरकार ने एक पंच परिवर्तन का संकल्प लिया है। उसमें एक पुस्तक भी गोपाल माहेश्वरी जी ने लिखी है, ये पंच परिवर्तन करके है। तो ये पंच परिवर्तन में क्या है, मैं आपको सुनाता हूँ। ये पंच परिवर्तन है हमारे देश में, हमको खुद को डिसिप्लिन रहना चाहिए। और ये पंच परिवर्तन है
एक तो स्व का भाव, अपनी चीजों का उपयोग करो, अपनी चीजों की रक्षा खुद करें। दूसरा है पर्यावरण का जो है आप विशेष कर ध्यान रखें, उसकी रक्षा करें। और तीसरा है समरसता का भाव आना चाहिए अब समाज में। और क्योंकि हम लोग आपस में बैर भाव भी रखते हैं, कभी कभी इंसान है तो ऐसा आ जाता है, लेकिन इसको कम से कम करना चाहिए। और इसके अलावा एक है कि सेल्फ डिसिप्लिन, हम लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते, हम लोग बिगड़े लोग हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हम अपने आप से तो कभी नहीं मानेंगे। कल ही मैं पढ़ रहा था, यूनेस्को ने, किसी ने, आप ही लोगों ने भेजा है कि कुमाऊनी भाषा जो है विलुप्त होने की कगार में है। अरे यूनेस्को कहेगी तभी मानेंगे कि हम तो 5 साल से चिल्ला रहे हैं, 3 साल से तो इस पटल पे कह ही रहे हैं? अपने अपने घरों में तो बोले लोग, तब वो जीवित रहेगी। हम अब अंग्रेजी बोल रहे हैं, संस्कृत नहीं बोल रहे हैं, और हमको पहाड़ी तो आती नहीं, उसमें अपना बड़पन समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है एक दिन जो है ले जाने वाली हैं, ये बचाने वाली नहीं है। तो इसी तरह पहले स्व की पहचान करना, समरसता लाना समाज में। हम एक देश है, हमारा एक देश है, प्रकृति के प्रति हम प्रकृति के सुपुर्द बने। ये पंच परिवर्तन के 5 ये एक गोपाल माहेश्वरी ने पुस्तक लिखी है, बहुत अच्छी पुस्तक है ये। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, आज ख्याल कीजिए, गरुड़ में ही बैजनाथ नदी केवल बरसात में ही बड़ी नदी, गर्मियों में सूख जा रही है। पहले ये सदाबहार नदी थी, पेरिनियल रिवर जिसको बोलते थे। और बागेश्वर में पहुंच के सरयू, पुंगर घाटियां मिल के सब विकराल रूप रख लेती थी। आज गर्मियों में ये सूख जा रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जंगल कट गए। जहाँ से पानी के स्रोत पहले सीधे हिमालय से पानी आते थे झरने के रूप में, ग्लेशियरों से आता था, अब ग्लेशियर पिघल गए हैं। तो ये अर्थ दिवस का मतलब ये है कि हम अपनी धरती माता का संरक्षण करें, उसकी हिफाजत करें। और ये निश्चित है कि जिसने भी धरती माता के साथ अन्याय किया, आप देख लीजिए, मैं आपको इतिहास बताता हूँ, बहुत दूर नहीं जाता हूँ। मालदार जी के टाइम से उन्होंने जंगलों को बहुत, नेपाल से लेके सिंगापुर, बर्मा, मलेशिया तक उनके जंगलों की लकड़ी का ठेका होता था। आज उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी में उतना वो बात नहीं रही जो पहले थी। ऐसे कई जंगल के ठेकेदार थे, यही हल्द्वानी वाटिका बैंक्वेट हॉल वाले थे, स्टार, वो बड़े ठेकेदार थे जंगलों के। आज वो भी करीब करीब विलुप्त हो गए वो लोग भी। और आज खड़िया का प्रचलन चल रहा है, ये भी नहीं रहेंगे ज्यादा। जिसने भी धरती माता के साथ अन्याय किया है वो बहुत सक्सेस नहीं हुए हैं दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखेंगे, डर के रहेंगे तो शायद अन्याय कम होगा। हमको जितनी जरूरत है उतनी धरती माता देती है हमको, लेकिन हमारा लालच इतना बढ़ गया है। मैं हल्द्वानी में बताऊं आपको, कम से कम 30% मकान ऐसे हैं जो खाली है। लोगों ने 3-3, 4-4 मकान बनाए हैं। किस लिए बनाए भाई इतने? रहने वाला तो कोई नहीं है, फिर किराएदार ढूंढते हैं, फिर किराएदार फिर मकान खराब करके जाते हैं। इसी वो आपाधापी में जिंदगी निकल जाती है, झगड़े फिसाद बढ़ते जाते हैं। फिर किसी ने हथियार लिया। जितनी जरूरत है आपको उतना सब मिल रहा है, धरती माता सबका भरण पोषण कर रही है और किसी को भी भूखा नहीं रखती है। गांधी जी कहते थे, धरती से जितनी हमको आवश्यकता है उतनी जरूर लीजिए, उसका दोहन मत कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए। तो आज देखिए, इतना गौला नदी खोद गई बागेश्वर में, आपकी गोमती नदी खोद दी गई है, पुंगर घाटी खोद दी गई है, और कपकोट में सरयू घाटी खोद दी गई। इतने मकान बन गए, सीमेंट के जंगल बन गए, वो पानी जमीन के अंदर न जाकर सीधे बह रहा तो बाढ़ का रूप ले रहा। अभी धराली में ही देखा आपने, हजारों पेड़ भी उसके साथ बह के आए। लोगों ने सारे देवदार के वृक्ष काटे हुए थे। जो जमीन के अंदर जो पानी जाता था वो नहीं जा रहा है, सीमेंट की सड़कें बना दी, पानी सीधे बहाव के साथ इकट्ठा होकर के नीचे को आ रहा है। उसी दलदल में वो लोग वहीं पर फंस गए, वहीं पर दफन हो गए। उनको निकाल भी नहीं पाई सरकार, गुंजाइश ही नहीं थी। तो इस प्रकार का हम अत्याचार, अन्याय धरती माता के प्रति करेंगे तो देखिए, धरती माता हमको पूरा जल देती है,
घास फूस हमारे जानवरों के लिए देती है, अनाज देती है, और औषधियां जो है हमारे पास दिव्य औषधियां हैं। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा, वहां तक तो आज हम पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो उसकी खोज करो वो चीजों को, जिससे अमृत रूपी चीज हमको मिले, अमर हो जाए हम लोग, ऐसी चीजें खोजनी है। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में जब वनवास होता है, उसमें चित्रकूट अयोध्या से जब निकलते हैं, क्या सुंदर वर्णन किया है जंगलों का, क्या हमारी सुंदर पशु पक्षी सिंह और मृग घाट पर आके पानी पीते थे, इतनी समरसता थी। आज वो चीज नहीं रही है। जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था, आपको सुनाया था मैंने, हरि प्रेरित ते ही अवसर चली मरुत उनचासा, अट्टाहस कर कपी चली उड़ी चली आकाशा। जब लंका दहन वो कर रहे थे, आग नहीं लग पा रही, तो उन्होंने 49 किस्म की हवाएं बुलाई। पवन पुत्र थे और सारी हवाएं जानते थे, वो सबसे बड़े पर्यावरणविद थे। किस हवा से कितनी गैस, कितना आग लगेगी, तो जो कॉस्मिक रेज हैं, सारी रेज हैं, वो उनको सब मालूम थी, जो आज हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। ये हमारे धरती, वायुमंडल, सौर मंडल में सारी चीज उपस्थित हैं। जब भयंकर आग लग गई, तो उससे विषाक्त गैस निकलने लगी, तो मूर्छित न हो जाए इसलिए वो समंदर में कूद पड़े, आसमान की तरफ बढ़ के समंदर में कूद पड़े। तो उनको ज्ञान था इन सब चीजों का। तो हम वो चीजें भूल गए, अपने सनातन की जड़ें भूल रहे हैं। उसको हम वापस अगर पढ़ेंगे और उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, शायद हम धरती का विनाश नहीं करेंगे। और 4-4, 5-5 मकानों की क्या जरूरत है, आप सोचिए। और आजकल एक और जंगल काट के उसमें खेत खोद के उसमें घर बनाने का, गरुड़ घाटी में आप देखिए, जब बैजनाथ डंगोली वाली रोड से गरुड़ की तरफ एंट्री, दोनों तरफ बड़े हरे भरे खेत थे, बहुत सुंदर धान गेहूं मडुआ होता था, लेकिन आज वहां एक भी खेत में खेती नहीं है। और ये कारण क्या है? खेती न होने से, जब पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं, कार्बन जमीन के अंदर डालते हैं। तो CO2 में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन जमीन के अंदर जाती है, जिसको आजकल कार्बन क्रेडिट कह रहे हैं, सिक्वेंशियल कार्बन कह रहे हैं। वो कार्बन से भी जमीन से गैस निकालते थे, वो अलग विभाग एक होता था। तो आज वो हम खेती नहीं कर रहे हैं, हमारी धरती बंजर हो गई, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, कार्बन कहाँ से बनेगा? और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, हम जब एक पेड़ का वजन समझो 100 किलो होता है, तो वो 50 किलो कार्बन बना के धरती के अंदर डालता है। तो ये प्रदूषण कम हो जिससे। तो आज हमने पेड़ काट दिए हैं, तो पेड़ काटने से प्रदूषण की सफाई नहीं हो पाएगी, कार्बन भी नहीं बनेगा, ऑक्सीजन भी नहीं आएगी। तो इसलिए पहले पीपल के पेड़ लगाते थे लोग, और बरगद के पेड़ लगाते थे, बहुत सारे पेड़ जो रात दिन ऑक्सीजन देते हैं, वो आज हम भूल गए हैं। और इनकी वृक्षों की पूजा, वृक्षों में भगवान, कई बार मैंने कविता सुनाई है आपको, ये सब भगवान के रूप है, हम लोग इनका दोहन कर रहे हैं और प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, धरती खोद रहे हैं। पहले हम जो है अपने जंगलों से ही पत्थर खोदते थे, मिट्टी से ही उसका पलस्तर करते थे, कभी सीमेंट नहीं आता था। आपने क्या लिखा होगा, और वो चिकनी मिट्टी लाके उससे पलस्तर करते दीवारों में, उसके ऊपर दूसरी रद्द चढ़ाते थे, तो वो मकान बड़े हजम होते थे। घर के अंदर मिट्टी की पाल डालते थे, वो जाड़ों में गर्मी और गर्मी में ठंडक देता था। लेकिन आज सीमेंट की वजह से किसी का कमर दर्द है, कि कोई लूले लंगड़े हो गए हैं, तो सीमेंट का बहुत बुरा इफेक्ट है। तो ये चीज हमको सुविधा के लिए थोड़ा बहुत कीजिए, लेकिन इतना दोहन में न हो कि हम अपाहिज हो जाएं, और प्रकृति के इस नुकसान को भरपाई करना बहुत मुश्किल है। मैं और एक चीज नदियों के बारे में सुनाऊं, हिंदू कुश हिमालय जो है, हिंदू कुश हिमालय से 10 कंट्रियों को पानी जाता है। अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, और आपका चाइना हो गया, ये अरब कंट्रीज की तरफ सारे रिवर एक दूसरे से ये वहां से निकलती हैं। और 4 नदियां हमारे पूर्वोत्तर में, एक चाइना से होके जो ब्रह्मपुत्र आती है वहां जाती है, वो फिर बांग्लादेश को चले जाती है। ऐसी चिनाब, ब्यास ये निकलते हैं हमारे यहाँ से। ये काली नदी आपके मीलम से होके और
काली नदी जो है आपके, जहाँ से वहां पर काली जगह ही कहते हैं ये, जहाँ से कैलाश पर्वत को जाते हैं वहां से निकलती है। तो ये आके धारचूला में मिलते हैं, धारचूला जौलजी में होके ये फिर आगे को शारदा बन जाती है। तो ऊपर अब बर्फ ही नहीं है, मैं पिछले बार ही गया था, अब वहां पर बर्फ ही नहीं जम रही। जो 12 महीने बर्फ होती थी वो बर्फ नहीं है आज। वहां पर भी जनता बड़ी हो ना बड़ी हो, पर टूरिस्ट बढ़ गए हैं। प्लास्टिक का वहां पर कूड़ा देखा जा सकता है, पेपर देखे जा सकते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। और जानवर खत्म हो गए, कस्तूरी मृग वहां से विलुप्त हो गई है। तो ये हमारा पर्यावरण का मतलब केवल पेड़ पौधे नहीं है, हमारे यहाँ जानवर भी हैं। और आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बताऊं, जब बाघ के बच्चे कभी बिछुड़ जाते हैं, हम लोग उनको ला के दूध पिलाते हैं कि ये बचेगा करके, लेकिन जब बाघ के बच्चों को आप छू लेते तो बाघिन उसको छोड़ देती है, मनुष्य की खुशबू से आने लगती है, वो छोड़ देती है, वो वैसे ही मर जाती है। तो उसको कभी भी पकड़ के दूध पिलाने की कोशिश न करें। ये वन विभाग वालों को भी मालूम नहीं है यहाँ तक कि ये वन्य जीव और मानव संघर्ष के अंदर ये आता है। तो ये चीजें हैं हमारे तराई में, भाबर में, कॉर्बेट में टाइगर है बड़ा वाला, और ये तेंदुआ है, चीता तो अब भारत में आया है, हाथी बहुत है, और जंगली सुअर है। ये भी कई जानवर जो हैं बड़े कष्ट में हैं आज की डेट में, क्योंकि जंगल कट रहे हैं, उनका प्राकृतिक आवास जो है खत्म हो रहा है। आदमी सब जगह घुस गए हैं, जंगलों में भी हमने घर बना लिए हैं, और मजार तो जरूर बन गई, घर बने न बने। कॉर्बेट के अंदर वो बिल्कुल जाने की अनुमति नहीं है, 300 मजार कहाँ से आ गई वहां। तो ये चीजें हमको सोचना है, कहीं ना कहीं हमारी भूल है, कहीं ना कहीं हमारी छूट है। तो इन सब चीजों को हम देखें तो हमारा जो धरती माता बड़े कष्ट में है, बड़ी कष्टदायी पीड़ा हम उनको दे रहे हैं। अब हम अपने बचपन से ही देखे आज तक, आप चलती में सुंदर रोड थी, पहले सिंगल रोड थी, इस बार वो हर बार चौड़ी कर दी, हर बार वहां से लैंडस्लाइड हो रहा है। 24 घंटे वहां जेसीबी चाहिए। पिथौरागढ़ से देखिए, धारचूला से आगे बढ़नी, और कपकोट, सामा, पिंडारी तक हमारे रोड पहुंच गए। रोड के साथ जब आदमी नहीं रहे तब रोड जाके क्या फायदा है। कुछ चीजों को उनके संरक्षण के लिए उनके हाल पर छोड़ना बहुत जरूरी है। इतना डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है जंगलों में, वहाँ कोई रह नहीं रहा है, वह 1% भी आबादी नहीं है, तो उसका डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं आप। तो ये भी सोचने का विषय, ये हालांकि पॉलिसी मेकर का काम है, लेकिन हम लोग टिप्पणी जरूर कर सकते हैं। आपकी मोहन जोशी जी, गरुड़ घाटी कितनी छोटी थी, तब उस जमाने में गोपाल जी का गाना था, गरुड़ बटी छोटे मोटर रुक मोटरी कैसे, एक सिंगल गाड़ी होती थी सुबह, छोटी तो कोसी पहुंचती थी शाम को, बाकी गाड़ियां नहीं होती थी, वो भी केमो की गाड़ी। उस जमाने में बागेश्वर स्टेशन नहीं था, गाड़ियां गरुड़ तक ही आती थी। हमारे पिताजी फौज में थे, जब छुट्टी आते थे साल में, हमारा हलिया और बड़े भाई उनको लेने गरुड़ तक जाते थे। तो गरुड़ से एक दिन बागेश्वर आते थे, दूसरे दिन गाँव में आते थे। तो वो कष्ट का जीवन हमने देखा है। लेकिन आज इतनी रोड बन गई, जब मनुष्य नहीं रहे गाँव में तब रोड बनाने से बहुत, ये केवल संसाधनों को लूटने की एक जिद्दोजहद है। पूरा पुंगर घाटी जो है, सनगाड़ से लेके यहाँ तुपेड़ तक खड़िया खोद के तहस नहस हो गया है। बेड़ीनाग का एरिया ऐसा, कांडा कमसार का एरिया ऐसा, और गोला रिवर में देख रहा हूँ सारी नदियां खुद गई हैं। टनकपुर में ऐसे ही हाल है, और गढ़वाल में ऐसे ही देख रहा हूँ मैं। तो हम धरती माता को बहुत पीड़ा दे रहे हैं। इन्हीं पीड़ाओं के कारण जोशीमठ में देखा हो कितनी बड़ी आपदा आई, और धराली की आपदा देखिए, एक बार जगथाना में ऐसी आपदा आई थी, तवा घाट में ऐसी आपदा आई थी जब रोड बन रही थी नई नई। तो बहुत किस्म के हमने इसके दुष्परिणाम भी देखे हैं। इन दुष्परिणामों से बचने के लिए हमको प्लास्टिक कम से कम यूज करें, अपनी खेती बाड़ी जमीन को बंजर न रखें, अधिक से अधिक पौधे लगाएं, उन पौधों को बचाएं, हमारी जड़ी बूटी बची रहे, हमारी प्राकृतिक औषधि बचे रहे, हमारी फूल फुलवारी लगाएं हम,
अपने अपने घरों के छोटी छोटी बड़ी किचन गार्डन जरूर लगाएं। और बाजार की जो आप तरकारी ले रहे हैं, आज देखिए लौकी को इंजेक्शन दवा डाल के इंजेक्शन लगाओ, रात में वो फ्रिज से बाहर आ जा रही, इतनी बड़ी हो जा रही है, इंजेक्शन लगे हुए हैं। तो इससे कैंसर तो होना ही होना है। तो हमारे जो पुराने भोजन थे, काले बट थे, काले बट में देखिए जो बाहर की छाल होती है, स्किन होती है, उसमें एंटी कैंसरस कंपाउंड होते थे, एंथोसाइनिन कहते हैं, वो हमारे शरीर में प्रतिरोधक होते थे बीमारियों के। ऐसी बहुत सारी चीजें थी। हमारे यहाँ डोलू होता था, कोई बेवकूफ गिर गया तो डोलू को खींच के उसका लेप लगाते तो दूसरे दिन ठीक हो जाता था। ऐसे हमारे यहाँ हड्डियां टूट गई तो गेठी की लकड़ी बांध के ठीक हो जाता है। तुषारू वो बोलते हैं, जिसके पत्ते नीचे को सफेद होते हैं, ऊपर को हरे होते हैं। तो बहुत ही दिव्य औषधियां हमारे पास थी। चूरा का पेड़ हमारे यहाँ से विलुप्त हो गया, उसका घी हमने बचपन में उसे हमने दिया जलाया, उसका घी भी हमने खाया है। दानिम के नाम से हमारे यहाँ दानिम खेत बहुत जगह नाम होते थे, उसका जूस भी बनाते थे, उसको चूल्हे में डाल के पका के भी खाते थे। उसके छाल की जो है हम खांसी अस्थमा की दवा भी बनाते थे। ऐसी हरड़ होता था हमारे। तो बहुत सारी चीजें थी। मेथी थी, देखिए मेथी जरूर बोते थे घरों में, और मेथी का तड़का भी लगाते थे। मेथी से बाल भी धोते थे, भिगा के पीस के। आप ख्याल करें, हम पुरानी औरतें धोते थे, तिल की पत्तियों से सिर धोते थे पहले से। एक तो डंड्रफ नहीं होती थी, जुए नहीं पड़ते, वो साबुन का काम करता था। ये हमारा पर्यावरण है, इसको बचाने के लिए हम लोगों ने अब फिर से वापस जो है कोशिश करनी चाहिए। मोहन कृतियल के माध्यम से जागरूकता लाना और इसको अमल में भी लाना, ये हमारा बड़ा कार्य होगा। और मोहन कृति पटेल की तरफ से संदेश सबको जाए, और वो भी एक बड़ा काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जानकारी। जय हो। आदरणीय डॉक्टर पीयूष कालाकोटी जी का बहुत बड़ा अनुभव है प्रकृति पर, पर्यावरण पर, और वनस्पतियों का उन्हें बहुत ज्ञान है, और उन्होंने विदेशों में कई स्थलों पर जाकर के इसका अध्ययन भी किया है, और अभी भी आप लगातार सक्रिय हैं, इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और सबका मार्गदर्शन भी आपके द्वारा हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, हम सब के लिए गौरव की बात है। और आज पृथ्वी दिवस पर अन्य लोगों के भी विचार आ जाते तो ठीक था। अपने आसपास हम क्या देख रहे हैं और क्या होना चाहिए, और आम नागरिक का क्या कर्तव्य है पृथ्वी माता। जोशी जी, ये पृथ्वी दिवस पर मोहन जोशी जी द्वारा गाया गए एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। पहले 1 मिनट रुकिएगा, मैं निकालता हूँ, मैंने कहीं सेव किया है वो, तो मोहन जोशी जी को भी अच्छा लगेगा और संदेश भी जाएगा। तो कोशिश करते हैं। तो ये आदरणीय मोहन जोशी जी की कविता है ये, तो हम इसको सुनाने का कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को। इन्होंने हमने जोशी जी को इस कविता को मैंने जो है कहीं, मैं 2 मिनट में आपको सुन क्या क्या प्रयत्न, सभी को अच्छा लगेगा। अब पटल में आने लगी है लोगों, तो सुनिएगा। 4 लाइन है। इस धरा को सजाएंगे ये प्रण करके देखो, इस धरा को सजाएंगे ये प्रण करके देखो,
पौधे बचाने के नव जतन करके देखो। ये नव जतन है क्या है? आप पौधे लगाने अपने घरों में प्लास्टिक बोतलों में जरूर लगाइए और अगल बगल जरूर लगाइए और रास्ते में पेड़ों पर भी टांकिए कुछ पौधे। माइक बंद है आपका, माइक खोलिएगा माइक। पशु पक्षी फूल पौधे आकाश भूमि दरिया पवन सुंदर गगन सिर पर देखो। प्रकृति से है श्वास आवास भोजन, इस उपहार को तुम नमन करके देखो। खूबसूरत धरा को सजाओ तो यारो, खिल उठे हर चमन कुछ यत्न करके देखो। संकल्प लेकर चलो मित्रों, जग में भारत को आगे सब जन करके देखो। इस धरा को सजाएंगे ये प्रण करके देखो, इस धरा को सजाएंगे। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी ने हाथ खड़ा किया है। स्वागत है अभिनंदन। जय। मोहन पटेल के सभी रचनाकारों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। ये मैं कालाकोटी जी को सुन रहा था, बहुत अच्छी जानकारी दी, एक वैज्ञानिक जानकारी है। कुछ एक जानकारी मुझे जो मीडिया के थ्रू मिली है उसमें है नैनो प्लास्टिक्स। नैनो प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक के अति सूक्ष्म कण जो है ये अब हमारे भोजन में आ गए, और ये जो है नैनो प्लास्टिक जो है ब्लड के साथ मूव करके ब्रेन में अगर चले जाते हैं तो ब्रेन में क्लॉट बनते हैं, जो ब्रेन के जो अटैक होते हैं। ये वैज्ञानिकों ने, मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, बाकी तो कालाकोटी जी वैज्ञानिक है, उन्होंने और साइंस के जर्नल पढ़े होंगे। तो प्लास्टिक का उपयोग इसलिए भी घर में कम से कम करना चाहिए। अभी हमारे बच्चों के लिए हमने तो स्कूल के लिए, जो मेरे नाती पोते हैं, प्लास्टिक की बोतलें नहीं ले आते हैं, उनको ये स्टेनलेस स्टील की लाइनिंग वाली पानी की बोतलें देती हैं। दूसरा जो पर्यावरण के ऊपर एक ये है, अब मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, कालाकोटी जी इसमें अपना विचार देंगे कि जमीन के अंदर से जो दोहन हुआ है पानी का और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, उससे अंदर की जो हमारी जो वो बैलेंस करके रखता था अर्थ की एक्सिस को, अर्थ जो रोटेट करती है उसकी एक एक्सिस है, तो वो एक्सिस टिल्ट हो रही है। एक्सिस टिल्ट होने से क्या हो रहा है, मतलब वो सारा जो भूमध्य रेखा के ऊपर जो सूर्य का केंद्र हुआ करता था, उसके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो सिबल करता था, वो चीज कुछ डिस्टर्ब होगी। उसके कारण से जो मैंने पढ़ा था कि नॉर्थ की तरफ सूर्य की अभी एक्सिस आएगी, तो ये और नॉर्थ में तो बहुत से जमीन है, उतना ओशन नहीं है, तो इसके कारण से भी होना भैया। जिसमें कालाकोटी जी का मैं कुछ वो चाहूंगा, उनकी आगे क्या स्टडी है, क्योंकि मैंने तो इंटरनेट से जो मुझे मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ। और हम लोगों के हाथ में केवल ये है कि हम पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, प्लास्टिक का यूज ना करें। लेकिन अच्छा, ये फॉसिल फ्यूल के बारे में भी जो अभी सहमति बनी थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, 2030 तक फॉसिल फ्यूल जो जमीन से तेल निकलता है वो बंद किया जाना था। शायद ये इसको 2050 तक बढ़ा दिया गया है। ये भी जानकारी कालाकोटी दे सकते हैं। और
कालाकोटी ने बात करी कि ये दक्षिणी ध्रुव की, मेरा छोटा भाई आर्मी में था, वो गंगा की परिक्रमा कर चुके हैं 3 बार, पूरी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर पैदल गए थे एक बार, 6 महीने की यात्रा पैदल करी उन्होंने। आर्मी की यूनिट है, वो आर्मी में थे, कोर ऑफ इंजीनियर्स में, कर्नल से रिटायर हुए, मेरा छोटा भाई है कर्नल हेम लोमी। अतुल्य गंगा नाम का उसका ट्रस्ट है, तो उसके माध्यम से वो गंगा का पोल्यूशन वगैरह नापते हैं। उनका कहना था कि जो गोमुख का जो ग्लेशियर है वो पीछे हट रहा, गोमुख का ग्लेशियर पीछे को हट रहा, मतलब ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये बहुत सी चीजें अभी हमारे रहते भी दिखाई दे रही हैं। पहले से हम लोग जब प्लेन से आते थे, हल्द्वानी क्रॉस किया, KMOU के बस में बैठते थे, और वो गरुड़ की तरफ आते हुए जो पहले कौसानी नैनीताल का जो वो नीचे का पोर्शन है, वहां पहुंचते पहुंचते हम लोगों को स्वेटर निकालने पड़ते थे गर्मी के दिनों में भी। तो वो स्वेटर हम लोगों के कंडिया में रखे रहते थे ऊपर से, ताकि जैसी ठंड लगे हम लोग पहन लें। अब वो चीज तो खत्म होती जा रही, हमारे देखते देखते टेम्परेचर कम से कम 5-6 डिग्री बढ़ गया है। तो इसके ऊपर मैंने एक कविता, इस पे तो नहीं लिखी, वर्षा विलाप नाम से एक कविता मैंने लिखी थी, शायद पहले पढ़ी भी है। तो आज पर्यावरण दिवस है, मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ कि इस कविता को एक बार फिर से सुनाऊं। आप आज्ञा है तो मैं सुनाऊ दूं? ठीक है। वर्षा विलाप। लोग चिल्लाते हैं बारिश नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, पहले होती थी। तो वर्षा का भी पक्ष सुनिए कि क्यों नहीं बारिश हो रही है, क्यों क्रंदन ये, क्यों चीत्कार, क्यों देते मुझको तुम आज श्राप। मैं उलझी उलझन को सुलझाने, धरती पर नव जीवन लाने चला, मगर आ करते घात, राहों पर आए चक्रवात। पथ से मुझको करे विपथ, देते वायु समूची मत। छाया अंधियारा सब ओर, मैं कैसे नापूं गिरिछोर, कैसे रोकूं ये कोलाहल, असह्य हो रहा है जो क्रंदन। अब वो ये कहती है कि मेरा तो काम है तो रवि की किरणों से तप के ऊपर उठती हूँ, बरसती हूँ। तो मैं रवि किरणों से तप्त प्रखर उठकर सागर से लहराकर प्रणथा जन जन तक आऊंगी, धरती की प्यास बुझाऊंगी। लेकिन मैं तो बस ठगी गई, हाय अधर में लटक गई, कोई सुन ले मेरी पुकार, क्यों क्रंदन क्यों चीत्कार। ये धरती पहले ऐसी तो ना थी, वसुधा माँ हड्डी भरी सजीली थी। सच श्यामला शुद्ध पवन, शीतल की वो की दोपहरी, नहीं मन में करती विचलन। प्रकृति संग मधुर समन्वय था, सुंदर लगता जग मृण्मय था। वृक्षों की सांसें सुरभित थी। पेड़ों का बहुत बड़ा रोल है बारिश को अपनी तरफ खींचने के लिए। वृक्षों की सांसें सुरभित थी, हंस अपने पास बुलाती थी। उस आमंत्रण के वशीभूत मैं रुक जाती थी उसी ठौर। वात्सल्य भरी मेरी ममता तब अपना प्यार लुटाती थी। निज जल से उनकी तृषा मिटा दे तृप्त डगर पर जाती थी। वो भाई चरा गया कहाँ, हर शहर खेत में धुआं धुआं। वन कटे मिटे पर्वत अपार, नदियां सूखी दुखे निहार। 10 दिशा में क्रंदन चीत्कार, क्यों क्रंदन ये चीत्कार। अब ये तो हम लोग सब बात कर रहे हैं, बड़े वर्ल्ड के जो डेवलप कंट्रीज है वो भारत को कार्बन एमिशन के लिए हमेशा कोसते रहते हैं कि तुम्हारे कार्बन एमिशन ज्यादा आई है, वो दुनिया भर की बातें। जबकि उन्होंने अपनी सारी इंडस्ट्री, अमेरिका ने, यूरोप ने जो केमिकल इंडस्ट्री थी सब ईस्ट की तरफ खिसका दी है, उनके यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। और अब ये देखो सुपर पावर जो आपस में दूसरे देशों पे हमला कब्जा करने के लिए जो बम गिरा रहे हैं, उन बमों ने कितना नुकसान पहुंचाया होगा, कितना पर्यावरण दूषित किया, इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। और एक बात मानिए, कल को जब ये युद्ध विराम हो जाएगा, समझौता हो जाएगा,
तब ये देश आगे बढ़ बढ़ के पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, बहुत ऊंची ऊंची बातें होंगी। तो मेरी कविता के अंतिम छंदों में है, हो गया प्रदूषण ही पहाड़, मानव बंदी उन्मादों का, लड़ता है प्यास बुझाने को, केवल अपने वैभव के खातिर दुनिया में आग लगाने को। हो गया प्रदूषण ही पहाड़, मानव बंदी उन्मादों का, लड़ता है प्यास बुझाने को, केवल अपने वैभव की खातिर दुनिया में आग लगाने को। बम विस्फोटों की मार अनय, बम विस्फोटों की मार अनय, सम्मुख ले आई महाप्रलय, जल उठे अनेकों चमन यहाँ, किस किस का कहो विलाप करूं। चहकते थे पंछी कभी जहां, ब्रह्मास्त्रों का धुआं वहां, मिथ्या अभिमान ये मानव का, कर देगा मटिया मेट उसे, सह सके न ऐसी पड़े मार, तब बिलख करेगा चीतकार, क्यों क्रंदन चीतकार, क्यों क्रंदन ये चीतकार। धन्यवाद। कालाकोटी जी से निवेदन है कि वो थोड़ी मेरी शंकाओं का जरूर 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 सर, मैं नवमी जी कविता सुंदर आपका था। हाँ जी, इसका शब्द सौष्ठव और काव्य विन्यास जो है बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपका 4 लाइन के माध्यम से आपका सवाल का उत्तर देता हूँ। हिंदू संस्कृति के त्योहार करते नहीं प्राकृतिक विकार, करते नहीं प्राकृतिक विकार, मूल पद्धति अपनाओ तो प्रकृति प्रेम से के ये सुलभ संस्कार, प्रकृति प्रेम के सुलभ संस्कार। आपने ध्यान दिया होगा, हमारे पहले फूल तोड़ते थे, खेती फसल काटते थे, तो निगाले के या बांस के ऐसी चीजें बोरे में चीजें रखते थे, प्लास्टिक में नहीं रखते थे। और इवन प्लास्टिक में सब्जियां भी नहीं लानी चाहिए। ये अनुभव में 1 साल मैसूर में रहा, हमने रजनीगंधा की वहां पर खेती करवाई। तो जब हम प्लास्टिक के थैले में वो फूल ले जाते थे, उसका अर्क बनाते थे, वो जापान में पकड़े गए, हिंदुस्तान में नहीं। उसमें थैलेट नामक केमिकल पाए गए जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हम बाकी गनी बैग में लाए, जूट के बैग में, उसमें नहीं आते थे वो थैलेट, प्लास्टिक वाले में आते थे। तो प्लास्टिक जो है, इससे कैंसर भी होता है। दूसरा जो आपने जो ये मैंने बताया कि जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में जो पृथ्वी दिवस मनाया, उन्होंने समंदर में यही देखा, तेल के जहाज गिरे थे, वहां मछलियां जो है बड़ी परेशानी में आ गई, बहुत सारी मछलियां मर गई थी। तो तेल का भी जो है समंदर में और धरती पर जाना, ये बहुत विनाशकारी चीज है। इसलिए हम प्लास्टिक का यूज तो बिल्कुल न करें। और अपने जैसे हमने देखा था, निगाले के डलिया होती थी, बड़े डोके जिनको कहते वो होते थे, छोटे छपरी होती थी रोटी रखने के लिए। आज हम प्लास्टिक के डब्बे में रख रहे हैं, तो उससे तो कैंसर होना ही होना। उनमें थैलेट है, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। और जो ये फॉसिल फ्यूल कह रहे हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो है धरती में जाती है, अंदर जाते है, उससे फॉसिल फ्यूल, तो उसको मिनिमाइज करके यूज करेंगे था, बट वो अभी स्थगित हो गया, अभी यूज नहीं हो रहा है। तो ये सब प्राकृतिक चीजें न यूज करके हम जो नकली चीजें, प्लास्टिक की चीजें प्रयोग में ला रहे हैं, उससे तो होना ही होना है, उसमें केमिकल है। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय लोहनी जी के बहुत सुंदर कविता के साथ अभिव्यक्ति रही और बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर कालाकोटी जी आगे बढ़ाएंगे इस क्रम को ही, और अन्य लोग भी अपनी अपनी बात रखेंगे। पर ये जो पृथ्वी दिवस हम मना रहे हैं, थोड़ा सा जागरूकता के क्रम में क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग थोड़ा सा अपनी अपनी बात रखेंगे। स्वागत सर जी। प्रकाश संतेवाड़ी जी कुछ कमेंट कीजिएगा। प्रकाश संतेवाड़ी जी। नमस्कार डॉक्टर कालाकोटी जी को और पूरे पटल को नमस्कार। बहुत अच्छी चर्चा हो रही है क्योंकि इससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। तो मैंने भी अपनी एक कविता जो मैंने इसी पर लिखी थी, धरती की पीड़ा, और ये पृथ्वी दिवस पर ही मैंने पिछले साल बनाई थी और इसको मैं सुना इस बार रहा हूँ।
तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे तो ये लगता है कि जितने इंसान हैं, लगभग एक इंसान के लिए एक पेड़ का औसत लगभग अगर बैलेंस करना है तो इतना होना चाहिए। चाहे वो पेड़ कहीं भी लगाए, गमले में लगाए, छत में लगाए, तो लगभग इतने पेड़ होने चाहिए। ये तो पेड़ों का मामला है। और दूसरा जो प्लास्टिक की बात हो रही है, इसको तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। और कई लोग मैंने देखा, वो ये चाय वगैरह जो आजकल कागज के गिलासों में आती है, उसमें पीते ही नहीं है, वो अपना गिलास ले जाते हैं। उन्होंने इतना संकल्प कर रखा है कि वो कहीं जाते हैं निमंत्रण में तो अपने बैग में गिलास ले जाते हैं, तो चाय उसी में मांगते हैं, मुझे इसी में दे दो करके। तो इस प्रकार से प्लास्टिक से दूरी बनाना तो बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार की एक कविता भी सुना देता हूँ। जो मेरी कविता है उसका नाम है धरती की पीड़ा। मैं पृथ्वी में युगों युगों से सबका भार उठाती हूँ। मैं पृथ्वी में युगों युगों से सबका भार उठाती हूँ। सारी भली बुरी चीजों को अपने अंक समा लेती हूँ। सारी भली बुरी चीजों को अपने अंक समा लेती हूँ। अपनी जननी समझ मुझे सब संरक्षित रखते थे, जो पहले होता था। अपनी जननी समझ मुझे सब संरक्षित रखते थे। हरा भरा रख बाग उगा कर मुझको खुश रखते थे। हरा भरा रख बाग उगा कर मुझको खुश रखते थे। प्रयोजन भर का दोहन करते, हरित रख सदा सेवा करते थे। प्रयोजन भर का दोहन करते, हरित रख सदा सेवा करते थे। इस प्लास्टिक की छुरी चलाकर छलनी मुझको क्यों करते हो? इस प्लास्टिक की छुरी चलाकर छलनी मुझको क्यों करते हो? लालच में पड़कर रोज खनन कर सोचो ये क्या करते हो? लालच में पड़कर रोज खनन कर सोचो ये क्या करते हो? केवल मेरा दिवस मनाकर क्या संदेश तुम देते हो? केवल मेरा दिवस मनाकर क्या संदेश तुम देते हो? मेरा सीना चीर चीर कर मिथ्या बातें करते हो। मेरा सीना चीर चीर कर मिथ्या बातें करते हो। ऊंचे ऊंचे ये भवन बनाकर क्यों मुझ पर हमला करते हो? ऊंचे ऊंचे ये भवन बनाकर क्यों मुझ पर हमला करते हो? धन के खातिर प्लाट बनाकर क्यों मुझको बंजर करते हो? धन के खातिर प्लाट बनाकर क्यों मुझको बंजर करते हो? हरियाली ही श्रृंगार है मेरा, उसे नष्ट क्यों करते हो? हरियाली ही श्रृंगार है मेरा, उसे नष्ट क्यों करते हो? पृथ्वी दिवस की नहीं चाह, चाह है मुझे बचाओ सब। पृथ्वी दिवस की नहीं चाह, चाह है मुझे बचाओ सब। रासायनिक पदार्थ से यूं जलाकर मत मुझको झुलसाओ अब। रासायनिक पदार्थ से यूं जलाकर मत मुझको झुलसाओ अब। मैं जननी हूँ, मेरे सब बच्चे हो। प्रकृति के जितने जीव हैं सब इस धरती के बच्चे ही हैं। मैं जननी हूँ, मेरे सब बच्चे हो। मुझको नहीं रुलाओ अब, मुझको नहीं रुलाओ अब। कंकर लोहे से ही मत ढकना, खुश रहूंगी हरा करो जब। कंकर लोहे से ही मत ढकना, खुश रहूंगी हरा करो जब। मेरी नदियों के सीने में डंफर जब रेता भरते हैं। मेरी नदियों के सीने में डंफर जब रेता भरते हैं। गहरा कर उनको कई फुटों तक निर्दयता मुझ पर करते हैं। गहरा कर उनको कई फुटों तक निर्दयता मुझ पर करते हैं। निर्दयी मशीनें नहीं चाहिए, मैं अब ये नहीं सह पाती हूँ। निर्दयी मशीनें नहीं चाहिए, मैं अब ये नहीं सह पाती हूँ। मैं पृथ्वी में युगों युगों से सबका भार उठाती हूँ। मैं पृथ्वी में युगों युगों से सबका भार उठाती हूँ। तो पृथ्वी को नमन करता हूँ। और आप इसके भावों को सब समझ ही होंगे, क्योंकि सरल शब्द हैं, कोई कठिन शब्द नहीं है। तो हम लोगों की सबका दायित्व है कि हम किसी भी तरीके से इसको बचाएं
और जो अंधाधुंध भवन बन रहे हैं, मैं एक दिन एक आंकड़े पढ़ रहा था, कहीं अखबार में आए थे कि महानगरों में लाखों भवन ऐसे पड़े हैं जो बेचने के लिए तैयार किए गए हैं, लेकिन उनकी उचित कीमत न मिलने के कारण वो भवन में कोई रह नहीं रहा है। तो धरती को तो हमने खराब कर दिया, और जो है एक आदमी एक है, उसके 50 शहरों में मकान है, वो किसी मकान में 10 दिन के लिए जाता है, किसी में 5 दिन के लिए जाता है, तो उसने भी प्रकृति का दोहन करके जो है नुकसान किया है। तो इन चीजों पर, और दूसरा जो हमारी कृत्रिम चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं जिनकी जरूरत इतनी नहीं है, अब इस पर काम तो सरकार को करना ही पड़ेगा। धन्यवाद प्रकाश चंद्र तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी को विनम्र निवेदन करता हूँ, अपनी संक्षिप्त टिप्पणी दें। आदरणीय डॉक्टर पंत जी। बस संक्षिप्त के अति संक्षिप्त कर दूंगा। हाँ, बस समय हाँ, तो एक कविता थी, उसके वो 4 पंक्तियां ही उसकी मैं बता रहा हूँ। तो पृथ्वी को जैसा विनाश हुआ, उसमें वृक्षों का, जैसे कलाकुटी सर ने बहुत अच्छी जानकारी देते रहते हैं कि धरती में वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड वो करती है और ऑक्सीजन वातावरण को फैलाती है। तो ये चीजें तो पृथ्वी के मतलब वृक्षों की कितनी भूमिका है। तो 2 पंक्तियां। विटप नहीं जल की बूंदें जो बल खाती रुक जाएंगी, विटप नहीं जल की बूंदें जो बल खाती रुक जाएंगी, हरी वेणी में कर नृत्य नहीं गंगा फिर थम पाएगी। विटप नहीं जल की बूंदें जो बल खाती रुक जाएंगी, हरी वेणी में कर नृत्य नहीं गंगा फिर थम पाएगी। नहीं कटाक्ष फिर कम होगा, विरुद्ध गान गानन गाएंगे, नहीं कटाक्ष फिर कम होगा, विरुद्ध गान गानन गाएंगे। विहक छोड़कर कूक मधुर निर्जन वन कर जाएंगे, विहक छोड़कर कूक मधुर निर्जन वन कर जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर पंत जी। और इसके बाद मैं आदरणीय कृपाल सिंह शेला जी को निमंत्रित करता हूँ, अपनी छोटी सूक्ष्म टिप्पणी करें। आदरणीय कृपाल सिंह शेला जी। जी, विश्व पृथ्वी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यही मेरी संक्षिप्त टिप्पणी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आदरणीय दिनेश पांडे जी, आप भी अपने विचार रखिएगा। प्रणाम है सभी को, सभी विद्वजनों को प्रणाम है मेरा। और पृथ्वी दिवस पर बहुत सारी बातें आ गई हैं, तो मैं ये कहूँगा कि सरकारों को जो है कदम उठाना पड़ेगा। जो प्लास्टिक का यूज हो रहा है, अगर बाजार में ही उपलब्ध नहीं होगा, जब सब जान रहे हैं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, अगर ये प्लास्टिक की जगह दूसरा उसका कोई सब्स्टिट्यूट निकाल दिया जाए और ये प्लास्टिक को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, तो बाजार एक तो प्लास्टिक अपने आप ही कम होने लग जाएगा। दूसरा, ये जितने हमारे पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता होती है, ये केवल शहरी क्षेत्रों में, कस्बाई क्षेत्रों में न हो करके अगर आम आदमी को जागरूक करने का प्रयास किया जाए, आम आदमी तक ये बात पहुंचे। जैसे आजकल जंगलों में आग लग रही है, गांव के आसपास जंगलों में आग लगा दे रहे हैं, अगर सीधे जो गांव के लोगों को उससे जोड़ा जाता, न कि निबंध प्रतियोगिता या भाषण प्रतियोगिताएं की जाती, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर होता। और इसके साथ सबसे, और हम जो कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, प्लास्टिक का यूज हम न करें। अपने घर से सामान लेने जाते हैं तो एक थैला अपने पास जरूर ले जाएं। तो कम से कम अपनी ओर से तो हम कर सकते हैं, दुनिया जो भी कर रही है, तो इतना हम कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत सुंदर सुझाव। मैं आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा जी को विनती करता हूँ, अपने विचार वो भी बताएं। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम। विश्व धरती दिवस पर आज बहुत कुछ जानने को, सुनने को मिला। वास्तव में कहने को बहुत कुछ है। व्यक्ति की एक प्रवृत्ति है कि वो स्वयं को न देखकर दूसरों को ही देखता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अगर हमें कुछ बदलाव लाना है तो पहले स्वयं को देखना होगा। जब हम स्वयं में बदलाव करेंगे तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं हम पूरे समाज को बदलें, हम खुद को बदलें और अपने साथ किसी एक को बदलें। अगर इतना हम करने में सक्षम होते हैं तो समझो कि पर्यावरण अपने आप ही जो है संतुलित हो जाएगा। कोई पर्यावरण दिवस या धरती दिवस ये मनाने की जरूरत नहीं होगी। आज से 40 साल 50 साल पहले हमने देखा कि स्कूलों में हमने भी पढ़ा, कहीं कोई दिवस नहीं मनाया गया। क्यों? क्योंकि तब आवश्यकता नहीं थी, तब प्रकृति अपने संतुलन में थी, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक था। आज भौतिकवाद में जो है व्यक्ति जो है अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहा है,
खुद अपने स्वास्थ्य को भूल रहा है। जब व्यक्ति इतना अंधा हो गया स्वार्थ में कि उसको अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, तो समाज की क्या चिंता करेगा। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम खुद की आदतों को सुधारें, और एक के साथ एक, बस केवल एक व्यक्ति को, अगर समाज का एक व्यक्ति अपने आदतों में परिवर्तन करके किसी एक व्यक्ति को भी उससे प्रभावित करके उसकी आदतों में परिवर्तन कर दे, तो समाज धीरे धीरे अपने आप ही सुधर जाएगा। कहीं ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, 1 साल में सारी परिस्थितियां फिर अपने आप लौट आएंगी। धन्यवाद। धन्यवाद पुलारा जी, आपकी बात में सहमत हूँ। देखिए, स्वार्थ के कारण महाभारत हो गया, आपने देखा होगा। स्वार्थ था, आज भी कई लोगों का स्वार्थ होगा जो प्लास्टिक बंद नहीं करेंगे। तो पहले तो ये था ही नहीं, आपने कहा हमको ही बदलना पड़ेगा। मनुस्मृति में एक जगह लिखा है, न राज्यो न च राजा सीता, न दंडियो न च दांडिको, धर्मे वर्ण प्रजा सर्वे रक्षण स्म परस्परम। अर्थात न राजा था न राज्य, न कोई दंडनीय था न दंड देने वाला, सब धर्म के अनुसार आचरण करते थे, एक दूसरे की रक्षा करते थे। तो ये सब। दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊं, 1992 की बात है, मुंबई में टमाटर 2 रुपए किलो होते थे, सडनली वो 30 रुपए किलो हो गए। देखिए, बाजार में क्या कहते हैं इसको, बाजार बढ़ाना। बाला साहेब ठाकरे को मैं आज भी याद करता हूँ, उन्होंने अपील की कि जनता 2 दिन कोई टमाटर मत खाओ। भाई साहब, वो टमाटर 50 पैसे किलो आ गए। हमारे यहाँ देखो, प्याज महंगा 60 रुपए किलो होता है, जनता और खाती है। उसको त्याग करो, जो भोजन चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। कई चीजें आप त्याग देंगे तो अपने आप कम हो जाए। प्लास्टिक का हम यूज ही नहीं करें, पहले से कहा था आपने, घर से थैला ले जाएं, जैसे दिनेश जी ने कहा, तो बहुत अच्छा होगा। मैं अब आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी को निमंत्रण करता हूँ कि अपनी टिप्पणी दें। डॉक्टर तिलकराज जोशी जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत कुछ आप लोगों ने कह दिया है पर्यावरण विश्व दिवस पर। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि हम चाहे विश्व दिवस को मनाएं, चाहे पर्यावरण दिवस को मनाएं, हमारे दिमाग में यह रहता है कि हम उसको बचा रहे हैं, यानी कि पृथ्वी दिवस हम पृथ्वी को बचाने के लिए कर रहे हैं, या पर्यावरण दिवस हम पेड़ पौधों को बचाने के लिए कर रहे हैं, या हम स्वच्छता दिवस धरती की गंदगी को दूर करने के लिए कर रहे हैं। यानी कि हमें ऐसा लगता है हम उपकार कर रहे हैं। वास्तविकता जबकि ठीक इसके विपरीत है। हमें यह सब कुछ इसलिए नहीं करना है कि हमें उन्हें बचाना है। हमें अगर अपने को बचाना है, हमारे दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि हमें अपने को बचाना है तो हमें ये चीजें करनी है। ये सबसे बड़ी मतलब विडंबना है कि हम ये दिवस इसलिए मनाना चाह रहे हैं कि हम जैसे गोया हम पेड़ पौधों को बचा रहे हैं। भाई, पेड़ पौधों को तुम बचाओ न बचाओ, उससे तुम्हारा पेड़ पौधों का अपना हित नहीं है जितना आपका हित है। आप तब बचोगे जब पेड़ पौधे बचेंगे। तो हमारे पृथ्वी दिवस पर हम यही कहेंगे कि पृथ्वी में हमारे को सब चीज को बचाना है, पर्यावरण को भी बचाना है। उसमें जो प्रदूषण है, सबसे बड़ी बात, उस प्रदूषण में हमें कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, और ध्वनि प्रदूषण है, रेडियो धर्मिता प्रदूषण है। इन सारे प्रदूषणों को दूर करना होगा। इन प्रदूषणों के द्वारा हमें किसी के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने को बचाने के लिए। आज स्थिति क्या हो गई है, बारिश नहीं हो रहा समय पर, धूप, गर्मी इतनी हो रही है, जाड़ा इतना हो जा रहा है कि मतलब पृथ्वी का संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। जबकि पहले पृथ्वी में सब चीज एक संतुलित होता था। आपका एक चक्र होता था, चाहे गैसीय चक्र ले लें आप, वायुमंडल का चक्र लेना, तो उसमें भी एक चक्र होता था। नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता था, कार्बन डाइऑक्साइड होता था। उसका एक परसेंटेज, हर एक चीज के, हर गैस के परसेंटेज संतुलित रहता था। तो उस संतुलन के ठीक कारण से कि कार्बन कितना चाहिए, उसका 0.04% चाहिए,
नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, सब चीज एक बैलेंस्ड था तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता था। अब देखिएगा दिल्ली में हर साल आता है कि वहाँ की वायु इतनी खराब हो गई है, इतना उसका प्रदूषण हो गया कि सांस लेने के योग्य नहीं रहा है। तो यह क्यों हुआ? क्योंकि हमने वायु का जो संतुलन है वो उसको बिगाड़ दिया। इसी तरह से हमारी एक खाद्य श्रृंखला होती थी, उस खाद्य श्रृंखला में मुझे बड़ी याद आती है, मैं उन दिनों शायद 6-7 में पढ़ता हूँगा, तो कल्याण आता था हमारे घर में। तो कल्याण एक धार्मिक पत्रिका है, तो उसमें एक चित्र आया था, सभी काल के मुंह में है, ऐसा चित्र था। तो उसे उन दिनों मैंने उसी रूप में लिया कि सभी काल के मुंह में है। तो उसमें सबसे एक चित्र बना था मक्खी का। मक्खी को निकलने को तैयार था मेढक, मेढक की जीभ निकली हुई थी, वो चिपकने ही वाला था, और मेढक को पीछे से सांप ने पकड़ा था। यानी कि मेढक भी मक्खी काल के ग्रास में, मेढक काल के ग्रास में, और सांप को नेवले ने पकड़ रखा था, नेवला काट रहा था, और नेवला उस सांप के जहर से मरना था। तो इसका मतलब सभी काल के ग्रह में, तो वो तो धार्मिक पत्रिका थी, इस रूप में दिया था। लेकिन मैं उसे आज इस रूप में रोकता हूँ कि वे एक खाद्य श्रृंखला थी। खाद्य श्रृंखला, उस खाद्य श्रृंखला में क्या है, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों को कौन खाता है? ये जो शाकाहारी प्राणी है, चाहे बकरी है, हिरण है, खरगोश है, ये उसको खाते हैं। इन शाकाहारी प्राणियों को जो है, चूहा है, इनको खाने वाले कौन होते? बिल्ली है, सांप है, ये इनको खाते हैं। और इसी प्रकार से जो ये है, इनको जो बड़े जानवर हैं, शेर आदि, लोमड़ी आदि, वो इन चीजों को, मुर्गियों को खाते हैं, मुर्गी कीड़ों को खा रहा है। तो एक श्रृंखला थी, उस श्रृंखला के कारण एक बैलेंस था। जंगल में जानवर होते थे, जंगल में भालू बंदर होते थे, जंगल में भेड़, ये सॉरी आपके खरगोश आदि होते थे। तो उनको शहरों में आने की जरूरत नहीं थी, गाँव में आने की जरूरत नहीं थी। तो हमने क्या किया? हमने संतुलन बिगाड़ दिया, सारा जंगल नष्ट कर दिया। अब उन्होंने कहाँ जाना है? उन्होंने गांव की ओर आना है। अब आप लगाइएगा, किसी आप लोग अगर आए होंगे लोहाघाट, तो लोहाघाट जैसे प्रॉपर जगह पर डिग्री कॉलेज के पास हम रहते हैं, वहां पर सेब दहाड़ता रहता है। हमारे घर के आगे सेब दहाड़ता रहता है। हम 6 बजे के बाद बच्चे को बाहर नहीं जाने देते, हम बाहर नहीं जाने देते। कारण क्या है? कारण ये कि हमने उस खाद्य श्रृंखला को तोड़ दिया, और हम सोच रहे हैं कि हम उनको बचाने के लिए नहीं, हमें अपने को बचाने की फुर्सत अब लाले पड़ गए हैं। तो इस तरह से हमें इस तरह से पर्यावरण को या पृथ्वी को बचाना है कि उसकी भलाई के लिए, नहीं अपनी भलाई के लिए। धन्यवाद। शायद मैं सोच रहा था कि 2 ही शब्द कहूंगा, तो कुछ अधिक भी बोल जाता हूं। नहीं, बहुत बढ़िया डॉक्टर तिलकराज जोशी, बहुत ही सुंदर आपने कहा। मैं अब इस भाव से मोहन जोशी जी को बुलाता हूँ कि वो अपना आशीर्वाद देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस भाव से मोहन जोशी जी को मैं इसका उद्यापन करने के लिए बोलता हूँ। बीच में लोहमी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आदरणीय लोहमी जी। लोहमी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चंद्रशेखर जी, लोहनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो माइक खोल लीजिएगा। शायद आवाज नहीं जा रही उन तक। मैं आदरणीय मोहन जोशी जी को इसके समाप्ति की ओर ले जाने के लिए आग्रह करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय। इस धरा को सजाएंगे, प्रण करके देखो, ये जीवन सजाएंगे, यतन करके देखो। इस धरा को जितना हम सजा सकें, अपने जीवन को खुशहाल बना सकें, विज्ञान, ज्ञान और आध्यात्म और हमारी कला, ये सारी चीजों का समन्वय हमारी धरा को सजाने के लिए और सुंदर
क्षमा करें, थोड़ा सा मिसेज आ गई थी, दरवाजा खोलने चला गया था। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, मैं बुद्धिजीवी, सभी बुद्धिजीवियों से एक मेरा निवेदन ये है कि जो बात मुझे बहुत चुभ रही है बहुत दिनों से, पहले एक समस्या हमारे उत्तराखंड में आ गई है मूर्ति विसर्जन की। हमने अपने बचपन में कहीं नहीं देखा कि मूर्ति नदियों में विसर्जन की जाती होंगी। अभी पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से गरुड़ में भी हो रही है और ये अपना रानी बाग में भी, गौला में मूर्ति विसर्जन बहुत होने लगा है। ये बाहर से टूरिस्ट आते हैं, बंगाली टूरिस्ट जो है दुर्गा पूजा करते हैं और वो मूर्ति बनाते हैं और वो उसको विसर्जन करते हैं। उसके बाद ये जो बम्बई से या महाराष्ट्र से जो लोग आते हैं वो गणेश पूजा अपने साथ लेके आ रहे हैं, गणेश की मूर्ति बना रहे हैं। अच्छी बात है, पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन उनको एक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पूजा करनी चाहिए। जैसे कि हमारे ये नंदाष्टमी में जो पूजा करते हैं, केले के पेड़ से जो है मूर्ति बनती है और बाद में वो वही खेतों में विसर्जन हो जाता है उसका। तो सभी से अनुरोध है कि इस बात को अभी गणेश चतुर्दशी आएगी, उसी समय नंदाष्टमी भी होती है, तो इस बात को थोड़ा सा इसका प्रचार किया जाए सामूहिक रूप से अपने पत्रिकाओं द्वारा, लेखों द्वारा, कि भाई आप ये पूजा करिए लेकिन मूर्ति न बनाइए मिट्टी। धन्यवाद रोमी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुझाव के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज्यादा गणेश चतुर्थी का मनाया जाता है। वहाँ पर विसर्जन का टाइम आप अपना माइक बंद कर दीजिए रोमी जी। तो वहां पर प्रशासन क्या करता है, एक बड़ा सा गड्ढे में प्लास्टिक बिछा के सारी मूर्तियां, उसमें पानी डालते हैं, मूर्तियां वहां पर डाली जाती है जो मिट्टी की हैं, तो उसको वो इकट्ठे एक जगह ले जाते हैं। हम भी गणपति 40 साल बॉम्बे में रहे हैं, हम भी मनाते हैं हल्द्वानी में। हमने क्या कि छोटी सी चांदी की मूर्ति ली है, उसको बिठाते हैं 2 दिन 3 दिन, उसके बाद उसको घर के बाहर बाल्टी में डुबो देते हैं और 3-4 घंटे बाद वापस ले आते हैं, फिर अगले साल काम आ जाती है। तो पर्यावरण न बिगाड़ के इस प्रकार का हम काम करेंगे तो ये पर्यावरण बच जाएगा हमारा, तो नदियां दूषित नहीं होंगी। ये आप ठीक कह रहे हैं, हल्द्वानी में, रानी बाग में, यहाँ बहुत हो रहा है, आजकल भीड़ हो जा रही है, उन ट्रैफिक जाम हो रहा है। धन्यवाद सुझाव के लिए। आदरणीय मोहन जोशी जी। हाँ धन्यवाद, आप सबके विचारों को सुना और ज्ञानवर्धन के लिए आप सबका साधुवाद है। एक से एक बढ़िया विचार इसमें आए हैं और तिलक राज जी का भी बहुत सुंदर विचार था कि हम स्वयं को अपने विचार हम बचाने के लिए चिंतन नहीं कर रहे हैं, ये हम ये सोच रहे हैं कि ये भ्रम हमारे अंदर है कि हम धरती को बचा रहे हैं, हम सारी चीज़ों को ये कर रहे हैं। तो ये स्वयं को बचाने के लिए और ये जागरूकता लानी ज़रूरी है कि वो स्वयं, हम सब लोग ठीक रहेंगे, समाज ठीक रहेगा, आने वाली हमारी पीढ़ियाँ ठीक रहेंगी। इस चिंता को लेकर के जो हमारे कर्तव्य है, नागरिक बोध होना ये ज़रूरी है, हर एक के अंदर ये होना चाहिए। केवल अपने स्वार्थपरता को लेकर के, अपने भौतिकवादी सोच को लेकर के हम दूसरों को कष्ट पहुंचाएं, ये मानवता नहीं है। तो ये विचार सब में जाना चाहिए। और जहाँ तक प्रकृति का संदर्भ हम आज बात कर रहे हैं, तो इसमें आजकल ये गर्मियों के दिन हैं, जंगलों में आग है, अभी मैं बाहर ही बैठा हूँ अभी, तो ये पूरी चारों तरफ ये धुंध बैठी हुई है, एक जगह जगह आग लग रही है, जबकि उनके आसपास लोग रह रहे हैं ना, वो आग जानवर तो नहीं लगाते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जिम्मेदार है उसके लिए, पूरा विभाग है, संरक्षण करता है, वो लगे हुए हैं और जो उसमें एक पूरी नीतियों को निर्धारित कर रहे हैं जंगलों के विकास के लिए। हालांकि अब जंगल कट कम रहे हैं, पहले जब गैस का यहाँ पर ये ईंधन का प्रचलन हुआ है, तब से हमारी जो मातृ शक्ति है वो जंगलों की ओर नहीं जा रही है लकड़ी लेने के लिए। आज छोटी छोटी सीडलिंग वहाँ अपने आप ही हो रही है, जंगलों की स्थिति ऐसा नहीं कि कम हो रही है, लेकिन वो जंगल आग ही हम बचा लें तो वो जंगल फिर से हरे भरे हो जाएंगे। आग एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर न शोध हो रहा है, न ऐसे उपकरण लाए जा रहे हैं को उसको बुझाने के लिए, न ऐसी कोई फौज ही बन रही है जो उसको बुझा दे। केवल 2 महीने का है ये, 2-3 महीने के अंदर
ये अगर हम कर सकें, अगर सरकार इसमें कोई फायर लाइन डेवलप कर सके, फायर लाइनों को साफ करने की व्यवस्था कर सके, उसमें प्रशिक्षण दिया जा सके कि आग कैसे बुझेगी, और उसमें अगर जो प्रभावित होता है, कहीं पर ऐसी भी घटनाएं आती कि आग में जल जाते हैं लोग, तो कर्मचारी जल जाते हैं, तो उनको उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बीमा के लिए इस तरह की कुछ बात होती, सामुदायिक सहभागिता होती। वन पंचायत हैं, न्याय पंचायत हैं, हमारे ग्रामीण स्तर पर जो पंचायतें हैं, उनका कोई संयुक्त तो कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती इसको लेकर के, कोई चिंता नहीं होती है, कोई लेखन में इतना विशेष मतलब वो नहीं आ रहा है जो, तो ये चीज़ है। और दूसरा, उसमें जो जल स्रोत हैं उनका उनका संरक्षण नहीं है, उनकी सफाई नहीं है। उस जो बह रहा है पानी, उसको जरा पैरेलल किसी बहाने से उसको पूरा फैलाया जाता है, और पूरे जंगलों में उसका रिसाव होता, और उसमें नमी बढ़ती, आर्द्रता बढ़ती, पेड़ पौधे, नई सीडलिंग पैदा होती। हम नर्सरी नहीं स्थापित कर रहे हैं। हमारे गांव ग्राम पंचायत स्तर पर कम से कम बढ़िया नर्सरी होनी चाहिए थी, जितने प्रजातियां वो चाहे फल फूलों की हैं, जंगली है, वृक्षों की है, इसकी नर्सरी स्थापित होनी चाहिए थी। उसके लिए लोन मिलना चाहिए था, उसके लिए छूट मिलनी चाहिए थी। वो जो ये खेत बंजर पड़े हैं, नर्सरियाँ स्थापित होती। अगर नर्सरी स्थापित होती तो पेड़ फैलते, लोग लगाते उसको। हम दिवस मना रहे हैं, खाली पोस्टर लेकर के बाजारों में घूम रहे हैं, बजाय इसके कि एक एक पेड़ लगा करके सब बच्चों के हाथ पर दिया जाता, और जगह जगह कहीं ना कहीं वो होता, कुछ तो 10% तब भी होता। तो ये जो भाव जब बढ़ेंगे, या फिर उसमें वैज्ञानिक जो इसमें काम करे क्षेत्र में, तो क्या चीज़ है जो सस्टेनेबल है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसको लेकर के कोई परिकल्पनाएं ज़्यादा नहीं आ रही हैं, उस पर कोई विशेष काम नहीं हो रहा है। ऐसे कोई प्रदर्शन स्थल स्थापित मतलब वो नहीं हो रहे हैं, कहीं पर ऐसे प्रोजेक्ट नहीं दिख रहे हैं कि कोई मॉडल कहीं पर बनाया गया हो जिससे लोग प्रेरित हो। तो इस पर बहुत कुछ करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि यह असंभव है, थोड़ी सी एक विचार करना है और इम्प्लीमेंट कर देना है, और वो अपने आप ही जहाँ होगा, तो जहाँ एक कॉन्सेप्ट पैदा होगा और कहीं पर प्रदर्शन उसका लग जाएगा, तो लोग अपने आप ही उस तरफ उन्मुख होंगे, तो परिवर्तन आ जाएगा। तो बहुत सारी बातें हुई, मूर्ति विसर्जन पर भी बात आई। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे बहुत बड़ा व्यापार है। लोगों की पहले सोच को बदला जाता है, उसके पीछे कई लोग कमाने वाले होते हैं। लोगों की जेब से कैसा पैसा निकलता है, कैसे नचाया जाता है पब्लिक को, ये अभी देखिए कि धीरे धीरे ये स्वरूप बदल रहा है, पूरा सामाजिक परिवर्तन आ रहा है इसमें। उसके पीछे सोच पता नहीं क्या है, तो ये हमको थोड़ा सा गहराई से सोचना पड़ेगा। हमारे लोगों को उसमें उस तरफ बड़े गहनता से विचार करना पड़ेगा। और ये जो परंपराएं बदल रही, हमारा लोक जीवन बदल रहा है, हमारी मान्यताएं, हमारी अवधारणाएं, ये सब बदल रही है, इसके पीछे कोई न कोई एक हाथ है। तो इसमें अपने मूल परंपराओं को हम न विचार करके दूसरों की परंपराओं को हम किसी पर थोप रहे हैं या अपना रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा हमारी नीति नियंताओं को, हमारे सामाजिक जो सुधारक हैं, उनको थोड़ा सा विचार इस पर करना चाहिए। और ऐसे जगह जगह बैठकों में ये वाद विवाद या इस तरह की कुछ चीज़ें बाहर आनी चाहिए, जिससे मंथन हो, वैचारिक मंथन जरूरी है। ये समय बहुत ज़्यादा हो गया है, बोलने को बहुत कुछ है। और धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, जो हमें भोजन दे रही है, वस्त्र दे रही है, औषधि दे रही है, प्राणवायु दे रही है, और हमको संरक्षण दे रही है, हमें आवास दे रही है। ये माता से कम नहीं है, ये माता इसीलिए इसका नाम किया गया। माता का सम्मान हमेशा होना चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, और उसके प्रति अपने कर्तव्य बोध का हम प्रचार कर सकें, और अपने अंतरात्मा में ये मनन करते हुए कि हम अपने कर्तव्य को कैसे पहचान सकते हैं, उसका कैसे पालन कर सकते हैं, ये थोड़ा चिंतन करने का ये दिवस है। आइए, पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ यही आशा की जा सकती है कि हम कम से कम प्रदूषण को बढ़ावा न दें, और अपने साथ ही अपने बाहर का जो वातावरण है, इसको खूबसूरत बनाने के लिए क्या और कर सकते हैं, इसको अपने ज्ञान में वृद्धि करें, अपने कर्म में ले आएँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सबका इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी टिप्पणी के लिए, और हम सबका ज्ञान वर्धन के लिए। और आज के संचालक आदरणीय डॉक्टर देश कालोटी का आभार व्यक्त करता हूँ। दिनेश पांडे जी का बहुत बहुत आभार, डॉक्टर तिलक राज जी, चंपा दीदी का बहुत आभार, और हमारे बिष्टी जी भी जो हमारे लोनी जी का बात करूंगा अभी। प्रकाश सर, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय